कॉन्ट्रैक्ट एक हर एक्ट की डेट्स होती हैं पास होने की। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की कमेंसमेंट डेट जो है वो अलग है, इन्फोर्समेंट डेट अलग है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो आगाज सी कब हुआ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 25 अप्रैल को, ठीक है। और इसकी जो इन्फोर्समेंट डेट है वो है 1 सितंबर, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के जो शुरू से लेकर 1 से लेकर 75 सेक्शंस हैं, ये जो 1 से लेकर 75 सेक्शंस हैं ये 6 चैप्टर्स के अंदर हैं। और ये जो 1 से लेकर 75 सेक्शंस हैं, ये सारे जो भी सेक्शंस हैं ये बात करते हैं किस चीज की, ये सेक्शंस बात करते हैं जनरल प्रिंसिपल्स। क्या कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एक जनरल लॉ है, इसकी नेचर जनरल है, सब्सटेंटिव लॉ है, ये आपको राइट देता है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको कौन सा राइट देता है? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपको राइट देता है राइट इन पर्सोनम, मतलब प्राइवेट राइट, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल। मैंने आपसे मुआहिदा किया तो आपका जाए मेरा जाए, मुझ पर ऑब्लिगेशंस हैं टुवर्ड्स यू और आप पर ऑब्लिगेशन है टुवर्ड्स मी, ठीक है। और कुछ राइट्स हैं मुझ पर, कुछ आप पर राइट्स हैं। क्यों? क्योंकि हम बंधे हुए हैं, बाउंड हैं टू फुलफिल द कॉन्ट्रैक्ट। इसमें थर्ड पार्टी का कोई नहीं जाए, कुछ भी बीच में ना जाए। आई बात समझ में? तो परफॉर्मेंस मुझे देनी है, मैं ही दूंगा। क्लियर? कॉन्ट्रैक्ट एक्ट जो है उसमें से 2 सब्जेक्ट सेपरेट हो चुके हैं। पहले कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 11 चैप्टर्स होते थे, अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के 9 चैप्टर्स हैं। 2 सब्जेक्ट कौन से सेपरेट हुए हैं? एक सब्जेक्ट सेपरेट हुआ है पार्टनरशिप एक्ट 1932, जो आपको एनुअल 3 ईयर प्रोग्राम में पढ़ाया जाता है आपको सेकेंड ईयर में। और दूसरा सेपरेट हुआ है सेल ऑफ गुड्स, जिसको हम स्पेशल लॉ भी कहते हैं 1930, जो आपके फर्स्ट ईयर में ऑनर्स प्रोग्राम और फर्स्ट ईयर 3 ईयर एनुअल प्रोग्राम में आपको पढ़ाया जाता है। अब थोड़ा सा हम आते हैं, जो भी कानून होता है उसको समझने के लिए डेफिनेशन समझना हेल्पफुल होती है। आमतौर पर कवानीन जो होते हैं उसमें सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस होती हैं, तो इसमें भी सेक्शन 2 में ही डेफिनेशंस हैं, जिसमें सबसे पहले डेफिनेशन दी गई है प्रपोजल की। व्हाट डज प्रपोजल मीन? प्रपोजल का मतलब है कि किसी को ऑफर करना, ठीक है, ताकि अगला बंदा एग्री हो जाए, आपकी ऑफर एक्सेप्ट करे, ठीक है। प्रॉमिस क्या होता है? जब अगला बंदा आपकी ऑफर पर राजी हो जाता है तो इसको हम प्रॉमिस कहेंगे। जब प्रॉमिस बन जाएगा तो प्रोमिजर और प्रोमिजी का आपस में रिलेशन क्रिएट हो जाएगा। मतलब जो परफॉर्मेंस देगा, जिसको परफॉर्मेंस देनी है, जिसने प्रपोजल दिया, जिसने ऑफर दी, वो कौन होगा? वो प्रोमिजर होगा। और जिसको कंसिडरेशन देनी है वो प्रोमिजी होगा। उसके बाद कंसिडरेशन पे आते हैं। कंसिडरेशन मीन्स समथिंग इज टू बी रिटर्न, मतलब समथिंग टू रिटर्न। आप रिक्शा करवाते हैं, आप यहां पे एकेडमी आते हैं, तो रिक्शे वाले को आप कंसिडरेशन में क्या देंगे? बदल में क्या देंगे? अल्टरनेटिव में क्या देंगे रिक्शे वाले को आप? तो पैसे क्या है? कंसिडरेशन है। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, सेल ऑफ गुड जो है वो मूवेबल प्रॉपर्टी के लिए है, ये हर किस्म की प्रॉपर्टी के लिए है। मूवेबल, इमूवेबल, कॉर्पोरियल, इनकॉर्पोरियल, टेंजिबल, इंटेंजिबल, ये सारी प्रॉपर्टी के टाइप्स हम जूरिस्प्रूडेंस में पढ़ेंगे। कल आई थिंक कल हमारा इंग्लिश जूरिस्प्रूडेंस की क्लास होगी। उसके अलावा प्रपोजल हो गया, प्रोमिस हो गया, प्रोमिजर एंड प्रोमिजी क्या है ये भी पता है, कंसिडरेशन समथिंग इज टू बी रिटर्न। ये चारों चीजें अगर कॉन्ट्रैक्ट में हैं तब भी जाके वो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं, एग्रीमेंट कह सकते हैं। जिस इकरारनामे में, जिस मुआहिदे में ये चारों चीजें हैं, उस मुआहिदे को हम एग्रीमेंट कहेंगे। क्या? कंसिडरेशन, प्रॉमिस, ठीक है, और ऑफर दी गई हो और अगले बंदे ने एक्सेप्ट किया हो। अगर ये चारों चीजें हैं तो इसको क्या कहा जाएगा? एग्रीमेंट। और हर एग्रीमेंट जिसमें ये चारों चीजें हैं वो कॉन्ट्रैक्ट की नौयत तक पहुंचेगा। क्लियर? अब आते हैं हम, एग्रीमेंट क्या होता है? एग्रीमेंट का मतलब है हर किस्म का प्रॉमिस। एक बंदे ने ऑफर की हो, दूसरे बंदे ने एक्सेप्ट की हो। एग्रीमेंट का मतलब है हर किस्म का प्रॉमिस जिसमें प्रॉमिस हो या सेट ऑफ प्रॉमिस हो विच इज इनफोर्सेबल बाय लॉ। अब प्रॉमिस क्या है वो तो आपको पता है। व्हाट डज सेट ऑफ प्रॉमिसेस मीन? ये आ सकता है। सेट ऑफ प्रॉमिसेस, व्हाट्स योर नेम? जुबैर। अगर आप दूध लेने जाओ तो आपको दूध किसी बर्तन में देंगे?
किस चीज में देंगे? शॉपर में। तो शॉपर क्या है? सेट ऑफ प्रोमिसेस। आप मोबाइल मार्केट जाते हो न्यू मोबाइल लेने, तो वहां पे मोबाइल सब खाली दे देते हैं आपको, वारंटी देते हैं, वारंटी कार्ड आपको देते हैं, और आपको डब्बा पैक मोबाइल देते हैं विथ हैंड फ्री, विथ चार्जर। तो इन जो चीजें हैं ये सेट ऑफ प्रोमिसेस हैं। अगर आप दूध लेने जाते हो और शॉपर अच्छी क्वालिटी की नहीं होती और दूध जो है वो शॉपर फट जाती है, दूध सारा जो है वो बस जाया हो जाता है, तो इस सूरत में आप क्या करेंगे? आप क्या क्लेम कर सकते हैं दूध वाले से? जी सर, कर सकते। आप जाओगे और क्लेम करोगे वहां पे। क्यों? क्योंकि ये उसकी तरफ से ऑब्लिगेशन थी कि उसको प्रॉमिस के साथ फुलफिल करना था, सेट ऑफ प्रॉमिस। क्या फुलफिल करना था? वेरी गुड, सेट ऑफ प्रॉमिस। उसके अलावा हर वो एग्रीमेंट जो लॉफुल हो, इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, जो ऑफेंस ना हो। मैं कहता हूं कि रात को चलते हैं, जो गट्टर है ना, गट्टर के ढक्कन जो है, पिल्लर है, उनको हम चुराते हैं और सुबह को हम बेच देते हैं 3 डब्बे वाले को, तो आधा आधा पैसा कर लेंगे। मैं आपको पैसे नहीं देता, बेच देता हूं, लेकिन आपको पैसे नहीं देता मैं, आपकी शेयरिंग है उसमें। तो आप कोर्ट जाओगे, अप्रोच करोगे कि सर साहब मुझे पैसे नहीं दे रहा, इतनी मेहनत की और आरी मैंने चलाई, पिल्लर जो है सारे मैंने जो है आरी के साथ मेहनत मैंने की और पैसे सारे सर साथ खा गया, ऐसा तो नहीं कर सकते ना। तो इसमें यही है। अच्छा, एक स्टूडेंट्स को एक प्रोमिस ऐसा होता है जो बहुत ज्यादा उसको समझ में नहीं आता, कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता, वो है रेसिप्रोकल प्रोमिस। रेसिप्रोकल प्रोमिस क्या होता है? रेसिप्रोकल प्रोमिस बिल्कुल इजी है। रेसिप्रोकल प्रोमिस का मतलब है कि दोनों पार्टीज का एक दूसरे में कुछ इंटरेस्ट हो, मुफाद हो, दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो। क्या? दोनों तरफ से कंसिडरेशन हो। मैं चाहता हूं मुझे कासमाबाद वाला बंगला आप दो, ठीक है? वो बंगला कासमाबाद वाला किसका है? आपका है। आप चाहते हो कि मैं आपको अपना बंगला दूं लतीफाबाद वाला, तो आपकी चाहत मेरी चाहत, ठीक है? अब इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस, ठीक है? गिव एंड टेक, जिस एग्रीमेंट में गिव एंड टेक हो। एक और एग्जांपल देता हूं आपको, ये शोरूम वाले हो गए, इंस्टॉलमेंट पे बाइक्स वगैरह देते हैं, बाइक की एग्जांपल लेते हैं। तो बाइक आपको तब तक, लेट सपोज मैं शोरूम वाला हूं, मैं बाइक आपको तब तक नहीं दूंगा जब तक आप मुझे एडवांस नहीं देते। एडवांस के बगैर क्या बाइक देंगे? नहीं देंगे। तो साइमल्टेनियसली कॉन्ट्रैक्ट्स जो हो उनको रेसिप्रोकल प्रोमिस साइमल्टेनियसली होते हैं, एक ही वक्त में, एक हाथ से लो एक हाथ से दो। उन कॉन्ट्रैक्ट्स को, एग्रीमेंट्स को हम कहते हैं रेसिप्रोकल प्रोमिस। उसके बाद है वाइड एग्रीमेंट। हर वो एग्रीमेंट जो अनलॉफुल हो और हर वो एग्रीमेंट जो नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, वो वाइड है। लेट सपोज कार है, अली रजा की एक कार है, वो मुझे पसंद आ गई, मैंने अली रजा को कहा, अली रजा परसों कार देखी थी, वो कार अली रजा काइंडली मुझे तुम्हें ना दो, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूं, चेक लिख के देता हूं 5 लाख का। अली रजा को पता ही नहीं है, मुझे भी नहीं पता कि वो कार जो है उसमें एक्सीडेंट हुआ है, वो ड्राइवर का एक्सीडेंट हुआ है, ड्राइवर की मौत हो गई है, और वो जो कार है वो पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो चुकी है। अब इस सूरत में क्या अली रजा को पता था कि कार डिस्ट्रॉय हुई है? जिस वक्त एग्रीमेंट किया था ना मुझे पता था, बाद में पता चलता है, मैंने इनको अमाउंट दे दिया है। अब इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट क्या होंगे? नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ होंगे, वाइड होंगे। हालांकि ये ऑफेंस नहीं है, जुर्म नहीं है, इसको पता थोड़ी था, जुर्म नहीं है, ना इसने फ्रॉड किया, ना इसने गलत बयानी की, ठीक है? लेकिन अब यहीं पे हम दूसरी अनलॉफुल की एग्जांपल लेते हैं। अनलॉफुल मतलब मैं आपको कहता हूं खादिम, मैं तुम्हें HEC में मेरी बड़ी पहुंच है, मैं लॉ गेट में पास करवा दूंगा, आप मुझे ना 1 लाख रुपए जो है वो कैश में दो, मैं आपको पास करवा दूंगा। अब इस सूरत में आप क्या करोगे? आप मुझे 1 लाख रुपए देते हैं, मेरी कोई पहुंच नहीं है, मैंने झूठ बोला था, फ्रॉड किया था, तो इस सूरत में आप अप्रोच कर सकते हैं कोर्ट में। क्यों? पैसे गए। और इसी तरह काफी सिचुएशंस होती हैं हमारे मुल्क में, पूरे सब कॉन्टिनेंट में होती हैं, ठीक है? उसके बाद हम आते हैं कॉन्ट्रैक्ट। देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में और लॉ में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को बड़ी इज्जत दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट को बड़ी इज्जत दी गई है, कॉन्ट्रैक्ट को, मुआहिदे को। कॉन्ट्रैक्ट हमेशा लॉफुल होता है,
कॉन्ट्रैक्ट कभी भी अनलॉफुल नहीं होता, अनलॉफुल होता है एग्रीमेंट, और वो एग्रीमेंट जो अनलॉफुल है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट जो लॉफुल है वो कॉन्ट्रैक्ट है। आई बात समझ में? ठीक है, उसके बाद हम आते हैं वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। हर वो मुआहिदा सिंपल है, सिंपल। अच्छा एक मिनट, अच्छा अंदर बैठो। शरिया हिकिड़ी रैंडम वाइप थी वञे, रैंडम रैंडम आधे कलाक खां पोइ। हाँ अच्छा, उसके बाद उसके बाद आते हैं हम वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। क्या होता है? जिसमें याद रखें वो मुआहिदा जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन हो, मतलब इलेक्शन हो कि वो कोर्ट में जाकर अप्रोच करे या माफ कर दे। आपने मेरे साथ गलत किया, आपने मेरे साथ फ्रॉड किया, आपने मेरे साथ गलत बयानी की, आपने मेरे साथ मिस्टेक की, अब ये सारी चीजें आपने मेरे साथ की, तो यहां पे मेरा कोई कसूर है? नहीं है। तो कोर्ट ने मुझे रिलीफ देने के लिए कहा है कि मेरे पास ऑप्शन है, चाहे मैं आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट को कैरी ऑन करूं या कॉन्ट्रैक्ट को मैं सेट असाइड करूं, खत्म कर दूं। ऑप्शन किसके पास है? मेरे पास है। क्यों? क्योंकि जिस वक्त मैंने मुआहिदा किया था उस वक्त मेरा नजरिया कुछ और था मुआहिदे का, आपका नजरिया कुछ और था। आपका नजरिया था धोखा देने के लिए, ठीक है, मेरा नजरिया था कि मुझे चीज मिलेगी, मुझे बेनिफिट होगा। जाहिर सी बातें कॉन्ट्रैक्ट किस लिए किया जाता है? बेनिफिट के लिए किया जाता है ना। तो ये सारी चीजें इसमें आती हैं। तो हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो वाइटेबल कॉन्ट्रैक्ट वो कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टी के पास ऑप्शन होता है कि वो कोर्ट में अप्रोच कर सकता है, वाइल अदर हैज नॉट। उसके बाद वाइड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? अब याद रखिएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट शुरू में लीगल होता है, बाद में जाके इम्पॉसिबल टू फुलफिल हो जाता है, बाद में मतलब वाइड हो जाता है, मतलब आप उसको इन्फोर्स नहीं करवा सकते। जैसे मिसाल तौर आपको मैं एग्जांपल दूं, मैं कौन हूं? आई एम अ बिल्डर, ठीक है। अब मैं क्या करता हूं, अली रजा को प्रपोजल देता हूं कि अली रजा मैं 8 माले की बिल्डिंग जो है वो मैं बना रहा हूं, 8वें माले पे जो कुछ सूट्स होंगे वो मैं आपको दूंगा, रूम्स होंगे वो मैं आपको दूंगा। अली रजा मुझे इंस्टॉलमेंट देता है। अब इस सूरत में म्युनिसिपल लॉ के तहत एक म्युनिसिपल लॉ बन जाता है शहर में कि भाई 5 माले से ज्यादा बिल्डिंग नहीं बनानी, ठीक है। तो इस सूरत में अली रजा की गलती है? मेरी गलती है? हमें पता था इस चीज पर पाबंदी लग जाएगी? नहीं पता था हमें। तो इस किस्म के कॉन्ट्रैक्ट शुरू में तो लीगल थे, आगे चल के इलीगल हो गए। या दूसरा एग्जांपल दूं, ठीक है, आपने मंगनी की, बाद में शादी से पहले क्या हुआ कि आपका इंतकाल हो गया। मैं जब आपका बात करता हूं, आपका का मतलब ये नहीं है कि आप हो, ये फर्जिए का ना मिसाल है, नाम है, समझ रहे? अपने पे नहीं लीजिएगा, ले लें तो भले ले लें, ठीक है, समझ रहे? तो ये याद रखिएगा, वाइड कॉन्ट्रैक्ट में अगर ए बी से प्रॉमिस करता है शादी करने के लिए, बाद में ए अनसाउंड माइंड हो जाता है तो बी में रिवोक। आई बात समझ में? बी में रिवोक। उसके बाद आते हैं हम, ये सारे आपके क्लियर हो गए होंगे आई होप। उसके बाद चैप्टर 1 है कि सेक्शन 3। सेक्शन 3 कहता है अगर आपको एक्सेप्ट करना हो कोई भी प्रपोजल या आपको मना करना हो कोई भी प्रपोजल, या आपने किसी को प्रपोजल दिया है और प्रपोजल देने के बाद आपका खुद का इरादा चेंज हो गया है, तो आप क्या करोगे? आप मना करोगे। तो इन तीनों चीजों के लिए क्या जरूरी है? कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। कम्युनिकेशन मतलब बातचीत, राब्ता, कॉन्टेक्ट। तो सेक्शन 3 में यह बात की गई है कि कम्युनिकेशन बताया गया है। अब सेक्शन 4 में बताया गया है कि कम्युनिकेशन किस तरीके से की जाए। सेक्शन 4 में बताया गया है कि कम्युनिकेशन व्हेन कंप्लीट। बात सुने, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होती है जब बंदे की नॉलेज में बात आती है, तब कम्युनिकेशन कंप्लीट होती है। आपने व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ा, मैं व्हाट्सएप यूज ही नहीं करता, तो कम्युनिकेशन हुई? कंप्लीट हुई? नहीं हुई। तो आप ये नहीं बोल सकते मैंने तो मैसेज कर दिया था, सर ने रिसीव नहीं किया, मेरी क्या गलती।
ठीक है, कम्युनिकेशन तब कंप्लीट होगी जब मैं एक चीज रिसीव करूं, आपका मैसेज रिसीव करूं। क्लियर? आपका मैसेज मुझे कन्वे हो। उसके बाद सेक्शन 5 रिवोकेशन ऑफ प्रपोजल एंड एक्सेप्टेंसेस। सेक्शन 5 में भी यही बात की गई है कि दो बात सुने, मैंने आपको प्रपोजल दिया, आपने एक्सेप्ट किया, आपकी एक्सेप्टेंस तब एक्सेप्टेंस मानी जाएगी जब मुझे नॉलेज होती है कि आप एक्सेप्ट कर चुके हो, उसके बाद मैं रिवोक नहीं कर सकता। क्लियर? इसमें यह बात की गई है। और मैंने आपको प्रपोजल दिया, ठीक है, प्रपोजल आप तक पहुंच गया, जब तक मेरी नॉलेज में बात नहीं पहुंचती कि मैं एक्सेप्ट कर चुका हूं, आप एक्सेप्ट कर चुके हो, तब तक मैं क्या नहीं कर सकता। हाँ, दूसरी कंडीशन ये है कि प्रपोजल मैंने आपको भेजा, मेरा दूसरे दिन इरादा बदल गया, अली रजा ने बोला मैं ये गुड्स आपसे खरीदता हूं, मुझे क्या करना है, आपके मैसेज से पहले मैसेज देना है कि भाई बस मैं प्रपोजल अपना रिवोक करता हूं, वापिस लेता हूं। एक बार आपकी एक्सेप्टेंस मेरी नॉलेज में आ गई तो आई मे नॉट रिवोक, मैं रिवोक नहीं कर सकता। अच्छा, अब यहां पे कुछ रिवोकेशन के तरीके बताए गए हैं, ठीक है। सेक्शन 6 में यह बताया गया है कि रिवोकेशन हाउ मेड, किस तरीके से रिवोकेशन होती है। पहला तरीका यह है कि नोटिस के जरिए रिवोकेशन होती है, किसी भी पार्टी को नोटिस देना, मतलब मालूमात देना कि भाई कॉन्ट्रैक्ट हमारा अब रिवोक हो रहा है, ये भी तरीका है। दूसरा, लैप्स ऑफ टाइम, लेट्स सपोज सिंध यूनिवर्सिटी के पेपर चेक होने हैं और सपोज अली रजा इज अ लेक्चरर, तो अली रजा को मैं ऑफर करता हूं 7 दिन में बताओ कॉपी चेक करोगे, 8वें दिन बताता है, तो टाइम तो मैंने इसको कितना टाइम पीरियड दिया था, 7 डेज का। 8वें दिन मेरी मर्जी है कि मैं रिवोक करूं या इसको परमिशन दे दूं, हाँ ठीक है आप कॉपी चेक करो। क्लियर? ये लैप्स ऑफ टाइम है। उसके बाद है बाय द फेल्यूर ऑफ एक्सेप्टेंस टू फुलफिल अ कंडीशन प्रेसिडेंट टू एक्सेप्टेंस। अच्छा, इस पे याद रखिएगा, एग्रीमेंट के वक्त, मतलब एग्रीमेंट कंप्लीट होने से पहले या एग्रीमेंट के वक्त आप वो मुआहिदे करें जिस मुआहिदे से एग्रीमेंट आपका आगे कैरी होगा। तो वो जो मुआहिदा होगा वो किस किस्म का मुआहिदा होगा, अगर आप ब्रीच करते हो फ्यूचर में किसी कंडीशन प्रेसिडेंट को, तो वो कंडीशन प्रेसिडेंट क्या हो जाएगा, वो कंडीशन प्रेसिडेंट आप ब्रीच करते हो तो मैं रिवोक कर सकता हूं। जैसे मैं कहता हूं एग्रीमेंट से पहले, एडमिशन आपको देने से पहले कि भाई आपको एकेडमी के प्रेमिसेस में स्मोकिंग इज नॉट अलाउड, फिर भी आप स्मोकिंग करते हैं, तो फिर ये आपने क्या ब्रीच किया, कंडीशन प्रेसिडेंट ब्रीच किया। मैं कहता हूं अगर आपकी परफॉर्मेंस एकेडमी में अच्छी नहीं है, ये सारे हैं ना हमारे रूल्स, कहां है कंडीशन प्रेसिडेंट यहाँ पे। अच्छा, उस वाले क्वेश्चन में एक पूरा हमने कंडीशन प्रेसिडेंट बना के देखा है। क्लियर? वो दूसरे रूम में होगा, देख लीजिएगा आप, ठीक है। ये पॉज हो जाएगा रिकॉर्डिंग, ये पॉज करो फिलहाल। ठीक है, कंडीशन प्रेसिडेंट के अंदर कुछ ऐसी कंडीशन होती है जिस कंडीशन को हम कहते हैं कंडीशन सब्स्टिट्यूट। कंडीशन सब्स्टिट्यूट का मतलब ये होता है कि कंडीशन प्रेसिडेंट के बाद कंडीशन सब्स्टिट्यूट होती है। कंडीशन प्रेसिडेंट में क्या होता है, कंडीशन प्रेसिडेंट में एग्रीमेंट से पहले आप कोई कंडीशन रखते हैं लेकिन फुलफिल भी पहले ही करनी होगी। कंडीशन सब्स्टिट्यूट भी एग्रीमेंट से पहले ही आप करते हैं लेकिन वो कंडीशन फुलफिल आपको फ्यूचर में करनी है। जैसे आगे सेक्शन 31 में हम कंटीजेंट कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे, या आपको फ्यूचर में कोई परफॉर्मेंस देनी है या आपको कंसीडरेशन देनी हो। क्लियर? उसके बाद हम आते हैं बाय डेथ और इंसेनिटी। कोई पार्टी एग्रीमेंट करे और उसका इंतकाल हो जाए, पहले दिन एग्रीमेंट करे और एग्रीमेंट की परफॉर्मेंस से पहले उसकी डेथ हो जाए, या कोई पार्टी अनसाउंड माइंड हो जाए, इंसेन हो जाए, क्या हो जाए, अनसाउंड माइंड हो जाए, या कोई पार्टी हो जाए इंसेन, तो इस सूरत में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाएगा। उसके बाद सेक्शन 7 एक्सेप्टेंस मस्ट बी एब्सोल्यूट। सेक्शन 7 में ये बात की गई है कि एक्सेप्टेंस एब्सोल्यूट होनी चाहिए, कोई काउंटर ऑफर नहीं होनी चाहिए। मतलब आप एडमिशन लेने आते हो, मैं कहता हूं भाई हमारी जो एकेडमी की फीस है जो सर्टेन है इतनी है, आप कहते हो नहीं इतनी नहीं सर, मैं इतनी लेना चाहता हूं वगैरह वगैरह, तो इतनी देना चाहता हूं वगैरह वगैरह, तो इस सूरत में
आप इसमें ये नहीं तस्लीम करूंगा कि आपने एक्सेप्ट किया है। क्यों? क्योंकि आपने यहां पे काउंटर ऑफर कर दी। तो कोई ऐसा एग्रीमेंट हो जिसमें एक बंदा ये कहे कि हाँ मैं ये चीज लूंगा, लेकिन वो कहे कि काउंटर ऑफर करे, मतलब काउंटर कंडीशन बनाए, तो उस सूरत में एग्रीमेंट जो है ये नहीं समझा जाएगा कि एक्सेप्टेंस जो है वो एब्सोल्यूट हुई है। क्लियर? तो प्रॉमिस नहीं बनेगा। ठीक है, तो अगला बंदा जवाबदार नहीं होगा बिफोर यू। उसके बाद एक्सेप्टेंस बाय परफॉर्मिंग, इसमें ये कह रहा है कि सेक्शन 8 में कि एक्सेप्टेंस कंडीशन परफॉर्म के जरिए आप कर सकते हैं, मतलब एक्सेप्टेंस के मोड्स बता रहा है, तरीकेकार बता रहा है एक्सेप्टेंस के। अब एक्सेप्टेंस के तरीकेकार कौन कौन से होते हैं? कार खरीदने, अगर मिसाल तो कोई बंदा गया है, क्या खरीदने गया है? कोई बंदा कार खरीदने गया है, तो इस सूरत में बयाना देते हो नहीं देते कि भाई अब ये कार मेरी है, अभी इसको मैं परचेस करूंगा। तो बयाना क्या है? एक तरीका है, एक मोड्स बताया गया है एक चीज एक्सेप्ट करने का। क्लियर? तो लाजमी नहीं आप ऐसे ही हाँ बोलकर एक्सेप्ट करें। कोई आप इंप्लाइड एक्ट परफॉर्म करके या एक्सप्रेस एक्ट परफॉर्म करके आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। उसके बाद वीडियो तो है, वीडियो ना है बस, ठीक है, थैंक यू। अच्छा, उसके बाद है सेक्शन 9, प्रोमिसेस एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। प्रोमिस एक्सप्रेस एंड इंप्लाइड। प्रोमिस के भी दो टाइप्स होते हैं, एक होता है एक्सप्रेस। कॉन्ट्रैक्ट एक में एक्सप्रेस बताया गया है, मतलब ओरली भी एक्सप्रेस है और इन रिटिन भी एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। इंप्लाइड मतलब बाय इंडिकेशन। एग्जांपल देता हूं इंप्लाइड की। लेट सपोज क्या होता है, आप तव्हां जो वॉच मूंखे ॾाढी वणे थी जबरदस्त, ही वॉच जेका है या मां वठण वियुमि बाज़ार मां, मूंखे तकरीबन इहा वॉच मिली 5000 रुपीस जी। ठीक है, हाणे पर मां उनखे 4000 चयमि, समझो। अगर इन ही कंडीशन में हींअर को वॉच मिले तो मां 4000 ॾियण लाइ तयार आहियां। ठीक है, हाणे तव्हां छा था कयो, ही वॉच कढी मूंखे हथ में था ॾियो, ही इंडिकेशन आहे त सर मूंखे ॾे 5000, मां वॉच ॾियां थो। क्लियर? हाणे ये छा आहे? ये एम्प्लाइड कंडीशन आहे। ठीक है, उनका पोइ सेक्शन 10 आहे चैप्टर 2, कॉन्ट्रैक्ट्स वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट्स एंड वाइड एग्रीमेंट्स। हिन में इहो चयो वियो आहे त ऑल एग्रीमेंट्स आर कॉन्ट्रैक्ट। जेके भी एग्रीमेंट आहिनि उहे कॉन्ट्रैक्ट आहिनि, बट ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर नॉट एग्रीमेंट। सब जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है। क्यों? क्योंकि बीच में कबाब में हड्डी आ जाती है, कौन? वाइड एग्रीमेंट। क्लियर? और अगर अच्छा एक बात याद रखिएगा, माइनर की कंसेंट, माइनर अगर राजी भी होता है कोई चीज बेचने के लिए तो उसकी कंसेंट नहीं मानी जाएगी। ठीक है, उसके अलावा रजिस्ट्रेशन एक्ट की अपनी जगह है, इसकी अपनी जगह है। 10 में सिंपल है, 10 में सिर्फ ये बात कर रहा है कि जो भी एग्रीमेंट है वो कॉन्ट्रैक्ट है, सिवाय वो एग्रीमेंट जो अनलॉफुल और वाइड है वो कॉन्ट्रैक्ट उन एग्रीमेंट्स को नहीं कह सकते। मतलब कोई आपसे पूछे अनलॉफुल एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है तो आप कहेंगे नहीं, नो। कोई आपसे पूछे वाइड एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट है, आप कहेंगे नो। कोई आपसे पूछे एग्रीमेंट विच इज इन्फोर्सेबल बाय लॉ, क्या उसे हम कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं? आप कहोगे यस, इट इज कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, तो हर एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, कानून के मुताबिक उन जिनका निफाज होना है वो कॉन्ट्रैक्ट हैं। हु आर कॉम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट? कौन बंदा कॉम्पिटेंट है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए? मेजर हो, साउंड माइंड हो। ठीक है, अब यहां पे भी एक चीज है, यहां पे लिखा हुआ है कि अकॉर्डिंग टू द लॉ टू विच ही सब्जेक्ट। देखिए, हर किसी का अपना पर्सनल लॉ होता है। क्या होता है? तो पर्सनल लॉ के मुताबिक देखा जाएगा, मेजोरिटी एज पर्सनल लॉ के मुताबिक देखी जाएगी। लेकिन हमारे पास पाकिस्तान में एक्ट है, हमारे पास मेजोरिटी एक्ट। उस मेजोरिटी एक्ट के मुताबिक जो एज होनी चाहिए वो 18 साल होनी चाहिए कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए। क्लियर? लेकिन इसमें क्या कहा गया? इसमें मेजोरिटी एक्ट का जिक्र नहीं है, इसमें कह रहा है पर्सनल लॉ। वो पर्सनल लॉ जिसके आप सब्जेक्ट हो, जिसके आप मौजू हो। ठीक है, जो कानून बना ही आप पर मतलब आपके लिए है, आप पर एप्लीकेबल होगा, जिससे जो कानून आपकी ग्रीवेंस रिट्रेस करेगा। उसके बाद सेक्शन 12, व्हाट इज अ साउंड माइंड। कह रहा है कि आपने कहा जैसे कि बंदा जो है वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड होना चाहिए। तो कह रहा है साउंड माइंड क्या मतलब? साउंड माइंड तो केड़े किस्म जो चेहरे हो?
कहिड़े क़िस्म जो अनसाउंड माइंड ऐं साउंड माइंड में कहिड़े क़िस्म जो हुजणु घुरिजे। त चए थो ॿ मोड्स ॿुधायल आहिनि साउंड माइंड जा। एक बंदा यूजुअली अनसाउंड माइंड होता है, यूजुअली, बट ओकेशनली साउंड माइंड होता है। मतलब रोजमर्रा की जिंदगी में वो अनसाउंड माइंड है, दिमाग काम नहीं कर रहा उसका, ठीक है, सेंस नहीं है, उसे नहीं पता कि मैं एक मुआहिदा करता हूं फ्यूचर के नताइज क्या निकलेंगे। लेकिन कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है, कभी कभी साउंड माइंड हो जाता है, गजनी, ठीक है, ऐसी बीमारियां होती हैं एमनेसिया वगैरह, ठीक है। तो जिस वक्त वो साउंड माइंड है उस वक्त वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, जिस वक्त वो अनसाउंड माइंड है उस वक्त वो मुआहिदा नहीं कर सकता। देखें ये जो बड़ी बड़ी हॉलीवुड की और ये जो आमिर खान फिल्म्स वगैरह बनाता है, इनमें लॉजिक जरूर होता है। तो ये बीमारी असल में एक्चुअल लाइफ में भी है। हमें अजीब इसलिए लगेगा क्योंकि हमारे साथ कभी हुआ नहीं है, ना ही हमने देखा है, समझ रहे हैं। उसके बाद आपके साथ हुआ नहीं है, मुझे लग रहा है मेरे साथ हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अल्लाह माफ करे, ठीक है। अ पर्सन हु इज यूजुअली ऑफ साउंड माइंड बट ओकेजनली ऑफ अनसाउंड माइंड मे नॉट मेक अ कॉन्टैक्ट। उसके बाद एक बंदा जो रोजमर्रा की जिंदगी में सही है, हमारी तरह है, ठीक है, पढ़ता है, पढ़ाता है और उसके अलावा अपनी जॉब करता है, ठीक है, जो भी एक्टिविटीज है परफॉर्म करता है। लेकिन कभी कभी वो अनसाउंड माइंड हो जाता है, जैसे बहुत ज्यादा बीमार हो गया, दिमाग काम नहीं कर रहा, बहुत ज्यादा बीमार हो गया, ठीक है, कोमा में बंदा चला गया फॉर द टाइम बिंग, ठीक है। चले कोमा की एग्जांपल को हटाकर कोई और एग्जांपल मैं आपको देता हूं। या लेट सपोज एक बंदा नशे की हालत में, बुखारे या नशे की हालत में बंदे का दिमाग काम नहीं करेगा, और नशे की हालत में अगर वो कोई आपसे मुआहिदा करता है कि भाई वो बंगला है ना, ले लो और इनएडिक्वेट रिलीफ दे दो, मुझे इनएडिक्वेट कंसिडरेशन दे दो, नामुनासिब 5,000 में बंगला ले लो 7 करोड़ का, तो अब ये क्या है, ये एक सेन बंदे के तो काम है नहीं, ठीक है। तो इस किस्म के जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे, जब वो बंदा दोनों किस्म के कॉन्ट्रैक्ट में जब दोनों बंदे साउंड माइंड होंगे उसी वक्त ही मुआहिदा कर सकते हैं, अनसाउंड माइंड की कंडीशन में वो मुआहिदा नहीं कर सकते, बस इसमें इतना है। उसके बाद कंसेंट डिफाइंड है, तो ये कह रहा है दो या दो से ज्यादा लोग आपस में किसी काम के करने पर राजी होते हैं जिनका सेंस सेम है। अब यहां पे लफ्जों को परखें, यहां पे बात की गई है सेंस, मतलब मेरा सेंस भी सेम है, आपका भी सेंस सेम है। तो इसी वजह से लॉ ऑफ इक्विटी में एक मैक्सिम दिया गया है, मैं आपको पढ़ा चुका हूं कि इक्विटी लुक्स इंटेंशन, इक्विटी लुक सेंस नोट द फॉर्म। डॉक्यूमेंट की कोई अहमियत नहीं है। तभी स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट कल हमने जो पढ़ा था, उस स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में भी हमने पढ़ा है कि डॉक्यूमेंट रेक्टिफाई हो सकते हैं, ठीक है, रिसाइड हो सकते हैं जब पार्टीज का आपस में सेम सेंस ना हो, क्योंकि अगर सेम सेंस नहीं होगा तो कंसेंट भी नहीं होगी पार्टीज की, ठीक है। अब कंसेंट क्या होती है, कंसेंट को फिर आगे सेक्शन 14 में बता रहा है कि व्हाट डज कंसेंट मीन। कंसेंट भी होनी चाहिए लेकिन अंदर से कंसेंट होनी चाहिए, मतलब एक बाहर से आप हाँ बोल दो, अंदर से जो है आप के साथ मतलब आप अनड्यू इन्फ्लुएंस में हो, अगले बंदे को आप मना नहीं कर सकते, ठीक है। तो इस किस्म के जो एग्रीमेंट होते हैं मजबूरी की हालत में, वो भी वाइडेबल होते हैं। जैसे मैं बता रहा हूं ना, कैसे, जैसे एग्जांपल देता हूं, एक बंदा बहुत ज्यादा ताकतवर है, एक कमजोर है, और वो बंदा उसके अनड्यू इन्फ्लुएंस में, जो ताकतवर बंदा चाहेगा वही वो करेगा। एग्जांपल दें, ऐसा रिश्ता कौन सा होता है ताकतवर और कमजोर का, आप दें एग्जांपल। वेरी गुड, बहुत अच्छा। मनी लेंडर, शाहूकार और हारी, शाहूकार और हारी आपस में क्या करते हैं, मुआहिदा करते हैं, और हारी शाहूकार को कहता है कि मुझे एडवांस चाहिए, मुझे अपनी बेटी की शादी करवानी है। तो वो कहता है ठीक है, एडवांस मैं आपको दे रहा हूं, लेकिन आपको मतलब इतने गुना, इतने ज्यादा परसेंट आपको सूद देना पड़ेगा। तो फिर इस सूरत में हारी की मजबूरी है और कोई उसके पास रास्ता नहीं है, लेकिन कल को हारी क्लेम कर सकता है, ठीक है, कि कॉन्ट्रैक्ट को हारी के पास ऑप्शन है कि इसने मजबूरी का फायदा उठाया है। फिर कोर्ट क्या करेगी, शाहूकार को कहेगी सूद कानून के मुताबिक जितना आपको लेना चाहिए उतना लें, एडिक्वेट सूद जो आप अपने परसेंटेज के हिसाब से लेते हैं वो लें, इनएडिक्वेट सूद आप नहीं ले सकते, इंटरेस्ट नहीं ले सकते। क्लियर।
उसके बाद फ्री कंसेंट में अब ये भी होता है कि अगर कोर्जन के साथ आपका कोर्जन हुई है आपसे तो कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या हो जाएगा, वाइडेबल हो जाएगा। कोर्जन का मतलब ये होता है जबर। अच्छा, कोर्जन इज एन ऑफेंस अंडर पाकिस्तान पीनल कोड। पाकिस्तान पीनल कोड में कोर्जन जो है वो ऑफेंस है। क्या है? हाँ, लेकिन इसमें इसको कोर्जन की थोड़ी सी डेफिनेशन चेंज है। पाकिस्तान पीनल कोड में कोर्जन का मतलब है जबर करना। क्या करना? पर इसमें कोर्जन की डेफिनेशन में ये बताया गया है कि थ्रेटनिंग टू कमिट। क्या? थ्रेटनिंग टू कमिट। किसी को आप थ्रेट करते हो। क्या करते हो? थ्रेट करते हो। लेट सपोज मैं कहता हूं चलो इस्लामाबाद चलते हैं, ठीक है, चलो घूमने चलते हैं। वहां पे इस्लामाबाद मेरा इलाका है, वहां पे मैं आपको थ्रेट करता हूं कि ये जो हैदराबाद में प्रॉपर्टी है मेरे नाम पे करो। आप मेरे नाम पे करवाते हो, ऐसे में हालात सर्कमस्टेंसेस बना देता हूं, आप मेरे नाम पे करते हो। जब हैदराबाद में आप वापस आते हो तो हैदराबाद किसका इलाका है? आपका इलाका है। तो आप कॉन्ट्रैक्ट को वाइडेबल डिक्लेयर करवा सकते हो कि ये मेरी फ्री कंसेंट नहीं थी। वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद 15-16 में ये बात की गई है कि अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस में आपको बता चुका हूं कि एक बंदा इतना ताकतवर हो कि दूसरे पर डोमिनेंसी रखे, अनड्यू इन्फ्लुएंस रखे, नाजायज दबाव, नाजायज असरो रसूख रखे। मतलब कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं, रिश्ते का मतलब ये नहीं कि वो जो सिंधी में हम बोलते हैं मिट्टी माइटी, वो नहीं होता। रिश्ते यहां पे जो रिलेशन बताए गए वो ये कि जैसे बॉस और लेबर का रिश्ता हो गया, समझ रहे? ऐसा कोई रिश्ता हो जिससे ऐसा कोई रिलेशन हो जिसको आप कुछ मना ना कर सकें, तो उस सूरत में। लेकिन यहां पे प्रूफ करना लाजमी है कि वो आपसे बहुत ज्यादा ताकतवर है। अच्छा, इसमें फिर कानूनी शहादत में अगर हम जाए तो बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन दैट पर्सन। उस बंदे पे बर्डन ऑफ प्रूफ जाता है जो ताकतवर होता है। इस केस में वैसे तो जो ब्लेम लगा रहा है, जो एलिगेशन लगा रहा है, तो बर्डन ऑफ प्रूफ भी उसे ही करना पड़ेगा। आ रही है बात समझ में? पर इस अनड्यू इन्फ्लुएंस के मामले में बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन डोमिनेट पर्सन। जो डोमिनेंसी रखता है उस पर जाएगा बर्डन ऑफ प्रूफ। क्लियर हुआ? ठीक है। अगर आप टाइम पे आ जाते तो फिर ये इसका पूरा ओवरव्यू हो जाता। अभी भी एक है, अगर जुल्फिकार वाले अगर अभी नहीं आते तो इसको कंप्लीट कर लेंगे हम। फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब है इंटेंशन टू डिसीव। इंटेंशन टू डिसीव मतलब किसी को धोखा देने की नीयत रखना। क्या? धोखा देने की नीयत रखना। आपको पता है कि मैं जो बात कह रहा हूं। अच्छा, फ्रॉड कैसी होती है? फ्रॉड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, नंबर 1। दूसरा फ्रॉड होता है फ्रॉड बाय कंसीलमेंट। क्या? किसी से मुआहिदा करो और जो सब्जेक्ट मैटर हो, उस सब्जेक्ट मैटर में डिफेक्ट हो, खराबी हो, उस खराबी को छुपाओ तो अगले बंदे को पता चल जाएगा उसमें खराबी है, वो खरीदेगा आपसे चीज? नहीं खरीदेगा। तो ये भी क्या है? फ्रॉड है। दूसरा मिसरिप्रेजेंटेशन, एक चीज की इतनी वैल्यू नहीं है उसको बढ़ा चढ़ाकर बताना, गलत बयानी करना। ठीक है? गलत बयानी कैसे होती है? बाय माउथ। ठीक है? बाय माउथ आप गलत बयानी करोगे, या एक कॉमन सेंस की बात है, रिटिन में आप करो तो वो एक अलग चीज है जैसे भी, पर बाय माउथ होती है ज्यादातर गलत बयानी। ठीक है? गलत बयानी के अलावा और क्या होता है? कंसीलमेंट कैसे होती है? कंसीलमेंट आप छुपा रहे हो। ठीक है? अब एक यहां पे एक क्वेश्चन है कि अगर मैं आपको कह रहा हूं कि क्या आपकी कार एक्सीडेंटल है, मैं आपसे पूछता हूं क्या आपकी कार एक्सीडेंटल है, प्रैक्टिकली थोड़ा सोच के देखें। आप मुझे कहते हैं नहीं एक्सीडेंटल नहीं है, हालांकि है एक्सीडेंटल, तो ये क्या है? ये गलत बयानी किया आपने। लेकिन आप खामोश रहते हैं कि कार, मैं कहता हूं कार एक्सीडेंटल है, आप बात को एवेसिव करते हैं, टाल मटोल करते हैं, बताते नहीं है, ना हां करते हैं या ना करते हैं। तो इस सूरत में क्या ये कंसीलमेंट होगी? आप छुपा रहे हैं। देखें, ये कंसीलमेंट तो है, आप छुपा रहे हैं, लेकिन कानून के मुताबिक इसको कंसीलमेंट नहीं कहेंगे। मैं आपसे एक चीज पूछ रहा हूं, आप खामोश हो, जवाब नहीं दे रहे, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आप कार वाकई में एक्सीडेंटल है, तभी तो आप नहीं बोल रहे। अगर एक्सीडेंटल नहीं होती तो आप बोलते नहीं नहीं एक्सीडेंटल नहीं है। क्यों भाई नहीं है? आ रही बात समझ में? तो यही चीज देखी जाती है। लेकिन एक ऑक्शन में एक लेट सपोज हॉर्स राइडिंग
के आप शौकीन हो बहुत ज्यादा, और हॉर्स जो है वो ऑक्शन में मैं अपना हॉर्स नीलामी के जरिए बेच रहा हूं, तो उसमें क्या मुझे बताने की जरूरत है कि हॉर्स जो है वेदर हॉर्स इट इज अनसाउंड माइंड और साउंड माइंड? बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो घोड़ा होता है अगर वो पागल हो जाएगा तो नीलामी में आपको पता होगा घोड़ा पागल है। अगर साउंड माइंड घोड़ा होगा तो वो भी पता चल जाएगा आपको। आ रही बात समझ में? तो ये सारी चीजें देखी जाएंगी। उसके बाद मिसरिप्रेजेंटेशन। मिसरिप्रेजेंटेशन का मतलब है, अच्छा अब थोड़ा सा फर्क है, फ्रॉड की सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट वाइट डबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? और मिसरिप्रेजेंटेशन की सूरत में भी कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा वाइट डबल। मिसरिप्रेजेंटेशन क्या होता है? अच्छा, फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन में फर्क क्या है? फ्रॉड में आप इंटेंशनली गलत बयानी करते हो, मिसरिप्रेजेंटेशन करते हो। अगर आप इंटेंशनली गलत बयानी कर रहे हो तो उसको हम कहेंगे, अगर आप इंटेंशनली गलत बयानी कर रहे हो तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्रॉड। अगर आप अनइंटेंशनली गलत बयानी कर रहे हो, एक चीज आप बड़ा चढ़ा कर बता रहे हो लेकिन आपको खुद नहीं पता कि वो चीज क्या है, एक्चुअल फैक्ट आपको नहीं पता, लेकिन अगले का तो नुकसान हुआ ना, तो अगला कॉन्ट्रैक्ट वाइटेबल करार दे सकता है। इस ग्राउंड पे थोड़ा पास कंजो। ठीक है, आगे चलें। मिसरिप्रेजेंटेशन क्लियर हुआ? कॉन्ट्रैक्ट वाइटेबल हो जाएगा। अच्छा, सेक्शन 19 के तहत आप कॉन्ट्रैक्ट को, आपके पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को आप लेके चलो या कॉन्ट्रैक्ट को आप क्या करो, खत्म करो। वो कॉन्ट्रैक्ट जिसमें आपकी फ्री कंसेंट नहीं है, तो 19 में यही कहा गया है कि अगर आपकी दिली तौर से रजामंदी नहीं है, आप मजबूरी में कोई मुआहिदा कर रहे हो, तो आगे चल के आप उस मुआहिदे को खत्म कर सकते हैं। उसके बाद 19A में कह रहा है कि 19 में ये कह रहा है कि फ्री कंसेंट वाले जो भी एग्रीमेंट होते हैं वो वाइड होते हैं। ठीक है, एग्रीमेंट वाइड होते हैं फ्री कंसेंट वाले। 19A में कह रहा है कि उसको खत्म कर सकते हो आप। फिर 20 में कह रहा है कि जब भी दो पार्टीज की गलती हो, आपकी भी गलती हो मेरी भी गलती हो, कॉन्ट्रैक्ट में दोनों की गलती हो, तो वहां पे कॉन्ट्रैक्ट जो है वाइटेबल नहीं होता, वहां पे कॉन्ट्रैक्ट वाइड हो जाता है। ठीक है, वहां पे ले देकर जान छुड़ाते हैं। जब कॉन्ट्रैक्ट, जब एग्रीमेंट वाइड होता है तो तब क्या होता है? तब पार्टीज कहां जाती हैं, कहां पे अप्रोच करती हैं? जब एग्रीमेंट वाइड हो जाता है तो नहीं, घर घर जाएंगे। उसके बाद चलते हैं सेक्शन 21, मिस्टेक ऑफ लॉ। अच्छा, मिस्टेक ऑफ लॉ में एक चीज मैं आपको बताऊं कि मिस्टेक ऑफ लॉ, अगर फॉरेन में कोई मिस्टेक ऑफ लॉ होती है, जैसे प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ के जरिए कोई मुआहिदा होता है, तो फॉरेन में कोई मिस्टेक ऑफ लॉ होती है तो उसको हम पाकिस्तान के अंदर मिस्टेक ऑफ फैक्ट कहेंगे। लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई मिस्टेक ऑफ लॉ होता है पॉजिटिव मैनर में, समझ रहे हैं ना, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को आप कैरी ऑन कर सकते हैं पॉजिटिव मैनर में। पाकिस्तान के अंदर अगर क्या होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ होता है, जैसे मिसाल और आपको मैं एग्जांपल दूं, अब A and B make a contract grounded on the erroneous belief that a particular debt is barred by, लेट सपोज मैंने आपको एक गलत इंफॉर्मेशन दी है, मैंने आपको ये इंफॉर्मेशन दी है कि आप दोनों ने, खादिम ने कर्जा दिया अली रजा को। ठीक है, मैंने गलत इंफॉर्मेशन दी कि खादिम आप 3 साल के तक वो कर्जा जो है 3 साल गुजर जाएंगे, फिर आप कर्जा अली रजा से नहीं ले सकते। ये मैंने इंफॉर्मेशन दी आपको, गलत दी ना। अब आपको कानून की यहाँ पे गलत फहमी है, कानून का आपको सही अंदाजा नहीं है, क्लियर। बाद में टर्म्स एंड कंडीशन में ये चीज आपने लिख दी, ठीक है, जो आपके नेगेटिव मैनर में आपके खिलाफ जा रही है। लेकिन असल चीज ये है कि 3 साल शुरू कहां से होंगे? जहां से काज ऑफ एक्शन शुरू होगा। समझ में आ रहा है? जहां से अली रजा मना करता है वहां से 3 साल शुरू होंगे, कर्जा देने के लिए मना करता है, ना कि शुरू से 3 साल शुरू होंगे। तो इस सूरत में ये जो गलत फहमी है इसको हम कहेंगे मिस्टेक ऑफ लॉ। और पाकिस्तान में फिर अगर कानून की गलती है, कानून तो सही है ना, आपसे गलती हुई है कानूनी, तो इस कॉन्ट्रैक्ट को आप इन्फोर्सेबल बाय लॉ कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन 21 भी हो गया। 22 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कॉज बाय मिस्टेक ऑफ वन पार्टी इज टू, देखें अगर एक पार्टी की मिस्टेक है तो आपकी खुद की मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट वाइटेबल, आपके पास ऑप्शन है कि कॉन्ट्रैक्ट को वाइटेबल करार दो अगर आपकी खुद की मिस्टेक है तो।
अगले की मिस्टेक है तब जाके कॉन्ट्रैक्ट वाइटेबल होगा ना। आपकी खुद की गलती है। मेरी दुकान है, मेरी एक दुकान है, मैं परचून वाला हूं जिसमें मैं सिर्फ तेल बेचता हूं, सरसों का, बोर्ड पे लगा हुआ है सरसों का तेल। आप आते हो, आप चंबेली का तेल लेके जाते हो, आप कहते हो चंबेली का तेल दें, मेरा जो ध्यान होता है दूसरे कस्टमर्स पे होता है, मैं आपको सरसों का उठा के दे देता हूं। मैंने आपको प्रपोजल कौन सा दिया था, किस तेल का दिया था, बोर्ड लगा हुआ है कि सरसों का तेल, ठीक है। अब थोड़ा सा हमें चंबेली का तेल लगाना पड़ेगा, जरूरत है बहुत ज्यादा अभी हमें, समझ रहे हैं। तो इसलिए व्हाट कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट का लॉफुल एंड व्हाट नॉट। सेक्शन 23 में कह रहा है कौन सी कंसीडरेशन लॉफुल है, कौन सी कंसीडरेशन, देखें पाकिस्तान पीनल कोड या उसके अलावा हर वो क्रिमिनल लॉ जिसमें कोई गुड्स, कोई चीज, जैसे नार्कोटिक्स एक्ट में जो नशे आवर हो उसकी आप खरीदो फरोख्त कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, वो जो कंसीडरेशन होती है। मैं आपको कहता हूं आप मेरी फैक्ट्री चलाओ और है ना, मैं आपको बदले में कंसीडरेशन में जो है ओपीएम दूंगा, इतने किलो, सर्टेन किलो मैं आपको ओपीएम दूंगा, तो ये ओपीएम क्या अलाउ है, नहीं ना। तो ये पूरा एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा, वाइड एग्रीमेंट हो जाएगा। क्लियर? क्यों? क्योंकि उसके ऑब्जेक्ट, अच्छा ऑब्जेक्ट, मैं कहता हूं कि मुझे यहां पे एकेडमी चलानी है और फिर पता है क्या कहता हूं, मैं आप लोगों को पढ़ाता हूं और बाद में मुझे एहसास होता है यार पढ़ने के नहीं है हम, फिर मैं कहता हूं चलो कारोबार करते हैं गुटके का, गुटका बनाते हैं। गुटका कैसे बनाते हैं, चप्पल उतार के, देखा है गुटका कैसे बनता है, हाँ, ये आटा नहीं गूंथते पांव से बेकरी वाले, वैसे गुटका हम गूंथते हैं, बनाते हैं। तो गुटका क्या अलाउ है, क्या ये मजरे सेहत है, गुटका नहीं है मजरे सेहत। तभी कह रहा हूं सरसों के तेल की जरूरत पड़ेगी आपको, बादाम खाने पड़ेंगे आप लोगों को, समझ रहे हैं। ठीक है, आगे चलें। सेक्शन 24 वाइड एग्रीमेंट्स। क्या एग्रीमेंट वाइड इफ कंसीडरेशन एंड ऑब्जेक्ट्स अनलॉफुल इन पार्ट। देखें किसी भी एग्रीमेंट का कोई भी हिस्सा जो अनलॉफुल होता है तो पूरा एग्रीमेंट जो है वो क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है। ठीक है, अब इस पे स्पेसिफिक वाली कल वाली एग्जांपल पे नहीं जाना आप लोग, वो उसकी नेचर अलग है। ठीक है, देखें उसमें क्या था, उसमें पार्ट जो था वो सेपरेट पार्ट था, इंडिपेंडेंट पार्ट था, समझ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद एग्रीमेंट इन रेस्टोरेंट और मैरिज वाइड। आपको कोई भी शादी करने से नहीं रोक सकता। कोई आपसे एग्रीमेंट करे कि आप शादी नहीं करोगे तो वो एग्रीमेंट वाइड हो जाएगा, आप शादी करोगे, समझ रहे हो। ये कौन कहता है, ये सेक्शन 26 कहता है। ठीक है, अब यहां पे एक एग्जांपल है, एक बेवा है, ठीक है। पहले एक सवाल है, उसका जवाब दें। ठीक है, वो जवाब ये है कि पहले सवाल पूछता हूं। इमरान खान के पास अभी रिसेंटली एक बेवा आई और उसने कहा कि काइंडली मैं बेवा हूं और मेरे शोहर को आप जॉब दें। तो क्या इमरान खान को बेवा के शोहर को जॉब देनी चाहिए? हिकिड़ो मिनट, खादिम तव्हां ॿुधायो। ना बेवा जे शोहर खे न ॾियणु खपे, तव्हां ॿुधायो। हा ठीकु आहे। बेवा के तो हस्बैंड होते ही नहीं है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा देख रहा था आप प्रेजेंट माइंड हो या नहीं हो। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह आप सब प्रेजेंट माइंड हो। बेवा जो हस्बैंड आए कितने। ठीक है, चले आगे चलते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे एक एग्जांपल देते हैं, चले कीप क्वाइट काइंडली। अब यहाँ पे एक लेट सपोज दूसरा एग्जांपल देता हूं। एक बेवा है, वो उसको करनी है शादी, बेवा को। ठीक है,
अब बेवा को पेंशन मिल रही है, तो क्या ये सेक्शन के तहत बेवा कह सकती है कि मुझे शादी करने से नहीं रोका जाए? जो एडमिनिस्ट्रेशन चला रहे हैं पेंशन की, उनके खिलाफ कि इन्होंने मुझसे मुआहिदा किया है कि अगर आप शादी करेंगी तो आपको पेंशन नहीं देंगे। तो इसमें सेक्शन 21 में तो ये है कि जो भी शादी करने से किसी को नहीं रोका जा सकता, किसी से मुआहिदा नहीं किया जा सकता, तो बेवा क्या ये बोल सकती है कि मुझे पेंशन मिले, मैं शादी भी करूंगी पेंशन भी मिले? तो उसके लिए ये सेक्शन नहीं है इस केस के लिए। क्लियर? तो बेवा को कहेंगे भाई आप शादी कर लो, कोई मसला नहीं है, पेंशन का क्या रह जाए। क्लियर? तो ये कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। उसके अलावा आपको बिजनेस करने से, मेहनत करने से कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है? आपको मेहनत करने से, आपको बिजनेस करने से, कारोबार करने से, आगे बढ़ने से, तरक्की करने से सिर्फ आपको कौन रोक सकता है? आप खुद हो जो खुद को रोक सकते हो। समझ रहे हो? उसके अलावा कोई भी आपको नहीं रोक सकता। ठीक है? तो सेक्शन 27 में यही बात की गई है। हाँ, यहाँ पे एक ग्राउंड है जो हमने सेक्शन 57 स्पेशल रिलीफ एक्ट में पढ़ा था, नेगेटिव एग्रीमेंट्स। जैसे मिसाल तौर मैं एग्रीमेंट करता हूं, एक होता है पॉजिटिव एग्रीमेंट कि ये चीज आपको करनी है, एक होता है नेगेटिव एग्रीमेंट कि ये चीज आपको नहीं करनी। तो पॉजिटिव एग्रीमेंट माना आपको जो है ये मेरा काम करना है, नेगेटिव एग्रीमेंट से मैं आपको एब्सटेंड कर रहा हूं, ये आपको नहीं करना। जैसे मिसाल तौर मैंने आपसे बॉम्बे बेकरी खरीद ली, अब बॉम्बे बेकरी के केक कौन बनाएगा? मैंने खरीदी है, मैं ही बनाऊंगा। उसी लेवल के केक आप नहीं बना सकते। आप क्यों नहीं बना सकते उस लेवल के केक? क्यों? क्योंकि गुडविल जो है मैंने आपसे खरीद ली है। अब इस किस्म के जो एग्रीमेंट होते हैं नेगेटिव होते हैं, मतलब मैंने जो चीज आपसे खरीद ली, अब आप नहीं बना सकते, एग्रीमेंट में मैंने लिखवा दिया। आप बनवाओगे तो फायदा क्या? उनका सुट्टी ठाए तो ब्लैक ब्राउन वाला आने गया निकली आन बॉम्बे वारन का। ठीक है? उसके बाद आगे चलते हैं 28 सेक्शन में ये बात की गई है, एग्रीमेंट इन रेस्ट्रेंट ऑफ लीगल प्रोसीडिंग वाइट। 28 में ये बात की गई है कि पाकिस्तान का कोई भी कानून आपको अदालतों में अप्रोच करने से नहीं रोक सकता। आप अदालतों में अप्रोच करोगे। ठीक है? अगर कोई ऐसा मुआहिदा होता है जिसमें मैं कहता हूं आपसे कि आप अदालत में अप्रोच नहीं कर सकते, ठीक है, मैं आपको कहता हूं आप अदालत में नहीं कर सकते अप्रोच। ठीक है? चलें आज की क्लास ऑफ करते हैं, फिर इंशाल्लाह कॉन्टेक्ट कल कंटिन्यू रखेंगे। ठीक है? ये पोस्ट करे छो, सेव करे छो। ठीक है? मां वठो।